कि आपका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है? आप जब स्क्रीन करते हैं एक अपॉर्चुनिटी को पूरे इंडिया में, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया स्टेल लेवल, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली बहुत सिंपल है, लार्ज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट का एक अच्छा एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ अर्निंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रही है, तो अगर वैसी कंपनी तेज़ ग्रो करने की कोशिश करे तो वो शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है। तो बेसिकली लार्ज साइज ऑफ एड्रेसेबल मार्केट एंड मेकिंग श्योर दैट दी कंपनी इज अर्निंग मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। साथ साथ बैलेंस शीट में उधारी और डेट कम हो, और कंपनी शेयर बायबैक्स या डिविडेंड्स और बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ शेयर भी करे, बेसिकली एथिकल मैनेजमेंट्स। एंड ये जो गिने चुने एथिकल ऑनेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, उनको इंडियन मार्केट में बहुत हाई वैल्यूएशंस मिलता है, बिकॉज इस देश में सप्लाई ऑफ क्वालिटी इक्विटीज बहुत लिमिटेड है। बेसिकली 6000 लिस्टेड कंपनीज होंगी, बट उनमें से मुश्किल से 100 कंपनीज होंगी जिनको आप ट्रूली हाई क्वालिटी बोल सकते हैं। और कोई भी स्टॉक प्राइस कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस क्वालिटी इक्विटी की बहुत कम है, तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशंस आपको बहुत हाई दिखेंगे हमेशा। इसलिए यहाँ के वैल्यूएशंस को यूएस के क्वालिटी स्टॉक से वैल्यूएशन से कंपेयर करना, इट्स नॉट अ प्रूडेंट एक्सरसाइज। गौतम, ये बताइए कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी कंपनी रखी जाए, ये कैसे चुनते हैं? क्या कोई ऑप्टिमम नंबर है? कैसे इन्वेस्टर्स को इस बारे में सोचना चाहिए? तो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब निकली थी, रैंडम वॉक ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसमें ऑथर ने ये समझाया था कि जैसे ही एक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 से 30 के आसपास पहुंचने लगते हैं, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन का सारा फ़ायदा उठा लिया है, और उसके बाद एक्स्ट्रा स्टॉक्स ऐड करने से आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता नहीं है। सो ये 20 से 25 स्टॉक्स, ये एक स्वीट स्पॉट है फॉर एन इन्वेस्टर टू फोकस ऑन अल्फा जनरेशन। और एंड इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर रखेंगे तो इतने कंपनीज को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 100-150 स्टॉक्स हैं तो कंपनीज को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो 20 से 25 दैट इज द स्वीट स्पॉट। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड और स्टेलर वेल्थ स्मॉल केस में भी हम 25। अच्छा ये बताइए तो क्या कोई इसका रूल साइज ऑफ द कंपनी का भी इम्पैक्ट रिटर्न्स इन द मार्केट होता है ओवर 8-10 ईयर पीरियड? क्योंकि एक धारणा ये है कि जितनी स्मॉल कैप्स लूँगा मैं वो मल्टी बैगर्स होंगे, और लार्ज कंपनी जो है मैच्योर बिजनेसेस हैं, वो एक मैच्योर मॉडरेट ग्रोथ पीरियड में आ चुकी हैं, तो रिटर्न्स भी वैसे ही होंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए, अगर आप बजाज फाइनेंस, टाइटन, आईटीसी को देखिए, जब वो लोग लार्ज कैप स्टेज में भी पहुंच गए थे उस ज़माने के हिसाब से, उस ज़माने में जो हम लोग लार्ज कैप इसको डिफाइन करते थे, वहाँ से भी उन्होंने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए। इट्स ऑल अबाउट द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एंड जो अच्छे मैनेजमेंट्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू पिवट इनटू एडजेसेंसी। सो वो लोग अपने कोर बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसेस में भी एंट्री करके उसमें भी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए जो आपको अगर शानदार मैनेजमेंट मिल जाए तो बेसिकली वो लोग ऑप्शनैलिटी क्रिएट करते हैं, और इसलिए दे टेंड टू सरप्राइज ऑन द अपसाइड। तो ऐसे मैनेजमेंट्स को ढूंढिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आई टेल यू व्हाई। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया आज के दिन $3.3 ट्रिलियन से जीडीपी है। ये 5 ट्रिलियन जाएगा, 10 ट्रिलियन तक जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। अगर हम सिंपली एज्यूम करें कि मार्केट कैप टू जीडीपी ओवर द लॉन्ग रन अप्रॉक्सीमेट्स 1, तो इंडियन शेयर मार्केट में इसका मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ क्रिएशन मार्केट का वैल्यूएशन होने वाला है। सिंपल। और इस बड़े वेल्थ क्रिएशन बूम को कौन कैप्चर करेगा इंडिया में? जो बेस्ट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स हैं, जिनके पास एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, वो कैप्चर करेंगे बल्क ऑफ दिस अपकमिंग वेल्थ क्रिएशन बूम इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं आपको एक